हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तिवाद से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद एवं समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? जो व्यक्तिवाद है और समाजवाद है क्या है? दोनों सेम है, अलग है, परस्पर आदान प्रदान करता है, सहयोग, परस्पर मिलन? तो नहीं, दोनों अलग है, परस्पर विरोधी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो ये है डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत। ठीक है। क्या है क्वेश्चन? इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत। तो देखिए, व्यक्तिवादी विचारक डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत को अपनी विचारधारा के अनुकूल पाते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधनों में योग्य देता है। अतः राज्य का अन्य कोष अथवा संस्था भी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति स्वयं राज्य अन्य किसी संस्था के लिए नहीं। व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संकल्पना जीवित प्राणी के रूप में की है। नेक्स्ट है, राज्य एक आवश्यक बुराई। यह कथन किस विचारधारा की ओर इंगित करता है? तो व्यक्तिवाद। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, राज्य एक आवश्यक बुराई तो है बट आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई। चलिए ठीक है, व्यक्तिवाद। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो सेम ही, बस ठीक, कोटेशन न देके आगे है, व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक जो है राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। तो बिल्कुल सत्य है, दोनों कोटेशन याद रखिएगा। जो व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और अराजकतावादी अनावश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो अभी हमने देख लिया। तो इसमें देखिए क्या हो जाए, शास्त्रीय उदारवाद बोलो या व्यक्तिवाद बोलो। तो इसमें कोटेशन मतलब आपको चेंज कर दे, शास्त्रीय उदारवाद वही है, व्यक्तिवाद ही है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा, बाकी यानी 3 इसमें से आपके व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। तो जीडीएच कोल नहीं है, बाकी ग्राहम बेलास, हेयक और मिल हैं। देखिए, लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्राहम बेलास, एफ.ए. हेयक, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉर्मन एंजल्स, मिस फॉलेट इत्यादि व्यक्तिवादी विचारक है। जबकि जीडीएच कोल श्रेणी समाजवादी विचारक है। ए.जी. पेंटी, ए.आर. ऑरेंज, एस.ए. हॉब्सन अन्य श्रेणी के समाजवादी विचारक है। आगे है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो स्पेंसर ने किया है, स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, उनकी प्रमुख कृति सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी तथा मैन वर्सेस स्टेट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैन वर्सेस स्टेट। आगे, निम्नलिखित में कौन आधुनिक व्यक्तिवादी विचार का प्रणेता माना जाता है? तो ये है ग्राहम बेलास, आधुनिक व्यक्तिवादी के। देखिए, ग्राहम बेलास की जो प्रमुख कृतियां हैं, मतलब प्रमुख बुक है, क्या है? ग्रेट सोसाइटी, नॉर्मल एंजल्स, द ग्रेट इल्यूजन, फिर है दी सर्वाइव स्टेट, मिस फॉलेट न्यू स्टेट। ठीक है, मिस फॉलेट का क्या है? न्यू स्टेट। देखिए अलग अलग, देखिए ग्राहम बेलास का हो गया है ग्रेट सोसाइटी,
नॉर्मल एंजल का क्या है? द ग्रेट इल्यूजन। इंपॉर्टेंट है, एक दो बार याद रखिएगा तो ऑप्शन जब आएगा तो आप कर लीजिएगा। और बेलॉक का है द सर्वाइवल स्टेट। और मिस फॉलेट का न्यू स्टेट, ये इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार न्यूज द न्यू स्टेट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो ये हो जाएंगे ग्राहम बेल्स। आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता कौन है? ग्राहम बेल्स। अगला है राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। क्या? न्यूनतम हस्तक्षेप जो करता है वो व्यक्तिवाद है। न्यूनतम हस्तक्षेप करता है वो व्यक्तिवाद है। आगे है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। व्यक्तिवादी विचारक कौन है? अभी हमने पढ़ा हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम का अतिजीविता का सिद्धांत? तो हर्बर्ट स्पेंसर की महत्वपूर्ण कृति सोशल स्टैटिक्स। डार्विन की है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859, 9 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे है, लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? तो लेसेस फेयर का अभिप्राय है व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आपका, लेसेस फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो ये स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से है। लेसेस फेयर, मनुष्य को अकेला छोड़ दीजिए। आगे कोटेशन है, शक्ति राजनीतिक लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। किसने कहा है? तो ये कहा है प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा है। प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा है। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो लासवेल और कैपलान ने दी है। क्या दिया है? राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। अगला, किसने राजनीतिक शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो हेराल्ड लासवेल और अब्राहम कैपलान, ठीक है। आगे है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है, तो शुक्र दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, शक्ति विनिश्चय के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की परिभाषा किसने दी है? लासवेल ने। शक्ति क्या है? शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। लासवेल का कोटेशन है। फिर एक कोटेशन आ गया, निम्नलिखित में से किसने यह विचार का समर्थन किया है कि राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीतिक के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है? राजनीतिक शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। तो एलन बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफन एल बॉसविन के अनुसार जहाँ राजनीति के वहाँ कोई न कोई विवाद रहता है, जहाँ कोई न कोई समस्या होती है वहाँ राजनीति होता है, जहाँ कोई विवाद नहीं होता वहाँ राजनीति भी नहीं होती है। आगे, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी है? तो ये दी है आर्थर बेंटले ने। क्या? प्रक्रिया की संकल्पना राजनीतिक विज्ञान में, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में। आगे है, और आर्थर बेंटले की बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, कैटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? इनका विषय क्षेत्र शक्ति है, ठीक है। आगे, अरस्तु के अनुसार दास्ता, तो दास्ता प्राकृतिक और लाभप्रद है, ठीक है। प्राकृतिक और लाभप्रद है, और ये दास्ता को अस्थाई नहीं मानते हैं कि जो दास है वो हमेशा ज़िंदगी भर दास रहेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। वो उसके व्यवहार में अगर परिवर्तन आए तो उसको दास्ता से मुक्ति भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, अरस्तु के अनुसार दास्ता प्रकृति और यह स्वामी और दास दोनों के पक्ष के लिए लाभकारी। अरस्तु का मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो समूहों में बांटा है। जिन आत्माओं में प्रकृति ने शासन और आदेश मानने का सिद्धांत जमाया वे प्राकृतिक
दास तथा दूसरे मनुष्य स्वतंत्र होते हैं और शासक के रूप में पैदा होते हैं। उनमें बौद्धिक बल होता है, वे स्वामी होते हैं। इस तरह बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर दास स्वामी का संबंध प्रारंभ हुआ है। आगे है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, अरस्तु दासता को दो प्रकार, स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता बताते हैं। अरस्तु दासों को सजीव और पारंपरिक संपत्ति मानते हैं। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में दासों को बाहर रखा, वह दासों को राज्य का नागरिक नहीं मानते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बूढ़े, बच्चे और महिला को वो नहीं मानते हैं नागरिक। ठीक है, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा यथार्थवाद और व्यवहारवादी राज्य है? तो देखो वो पॉलिटी को मानते थे। देखिए, अरस्तु ने पॉलिटी की सातवीं और आठवीं पुस्तक में आदर्श राज्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। वह प्लेटो के आदर्श राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन मानते, लेकिन वह व्यवहार में संभव नहीं है। अरस्तु पॉलिटी अथवा संयत राजतंत्र को व्यवहार में आ जाने वाला सबसे अच्छा शासन पॉलिटी को अच्छा शासन मानते हैं। अरस्तु के अनुसार पॉलिटी मध्यम वर्ग का शासन है तथा इसमें क्रांति की संभावना न के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई नहीं था ऑप्शन। आगे अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर, तो देखो इसमें केवल कुछ भारतीय बाजी ही नागरिक बन पाए, क्योंकि वो वृद्ध को भी नहीं, स्त्री को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं मानते हैं नागरिक, तो इसलिए देखिए क्या है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर कुछ भारतवासी ही नागरिक कहलाएंगे, भारत के माने जाएंगे, क्योंकि अरस्तु ने राज्य के निवास करते हुए भी नागरिक न होने की 4 दशाएं बताई है। किसी राज्य में निवास करने वाले नागरिक नहीं, क्योंकि वह स्त्री, बच्चे, दास, विदेशी को नागरिक नहीं माना जाता है। किसी भी अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरस्तु की बुक तो सबको पता, पॉलिटिक्स। अरस्तु के शिष्य कौन थे? अरस्तु राज सिकंदर के शिक्षक थे। तो देखो, सुकरात है प्लेटो के गुरु, प्लेटो है आपके अरस्तु के गुरु, और अरस्तु है सिकंदर के गुरु। आगे निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो बाध्यकारिता ये नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे है राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद का एक प्रवृत्ति थी, जिसने राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, व्यवहार परक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, तो चार्ल्स मेरियम माना जाता है। इसमें कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार का प्रतिपादक है? तो डेविड ईस्टन है। इनमें से किसने राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया है? तो ये है डेविड ईस्टन। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो डेविड ईस्टन। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय, तो ये अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद का समर्थक है? तो ये है डेविड ईस्टन, व्यवहारवाद के समर्थक, और इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। और बौद्धिक जनक पूछा जाए तो चार्ल्स मेरियम है, और अगर ऐसे पूछा जाए तो व्यवहारवाद के भी डेविड ईस्टन है और उत्तर व्यवहारवाद के भी डेविड ईस्टन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, बौद्धिक जनक पूछे तो चार्ल्स मेरियम हो जाएंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है? तो ये जे स्मिल का है। वो भारित मत की बात करें, जो पढ़े लिखे उनके मत की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? तो ये हो जाएंगे बी एफ स्कीनर। उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है, तो सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा, सामाजिक रूढ़िवादिता का विचारधारा। आगे उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, तो संरचनात्मक प्रक्रियावादी दृष्टिकोण के अग्रदूत के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है, तो यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति, यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। आगे है निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्द का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो ये होता है राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? तो प्रासंगिकता का सिद्धांत नहीं, बाकी व्यवस्थाबद्धीकरण है, प्रमाणीकरण है, समग्रता है, बट ये नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 47, और ये याद रखिएगा व्यवहारवाद के जो 8 तत्व हैं क्या है? पहले नियमन, सत्यापन और क्रम से याद रखिए। नियम, फिर सत्यापन करेंगे, फिर तकनीक, किस तकनीक का प्रयोग किए वो, फिर उससे क्या परिणाम निकला, उसमें क्या मूल्य ऐड किया गया है, उसको व्यवस्थिबद्धीकरण सिस्टेमेटिक किया गया, वो शुद्ध, फिर समग्र। तो आप इस तरीके से इसको क्रम में याद रखिएगा। आगे है व्यवहारवाद प्रेरणा देता है, तो किस में प्रेरणा देता है? तो प्रत्यक्षवाद की प्रेरणा देता है। आगे है उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो डेविड ईस्टन ने की है। व्यवहारवाद भी और उत्तर व्यवहारवाद भी। उत्तर व्यवहारवाद की 2 मुख्य मांगे हैं क्या? प्रासंगिकता और मतलब रिलेवेंस एंड एक्शन, कार्रवाई, प्रासंगिकता और कार्रवाई। तो 1950 के दशक में व्यवहारवाद की वकालत करने वाले डेविड ईस्टन ने 1960 के दशक के अंत में व्यवहार पर कड़ा प्रहार किया और 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत ईस्टन ने राजनीतिक विज्ञान की व्यवहारवादी क्रांति को एक नया मोड़ देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा कर दी। उसने कहा कि हमें अपनी पुरानी धारणाओं को आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करना अपनाना चाहिए। उत्तर डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक में शोध आवश्यक है, परंतु शोध में तकनीक की अपेक्षा उद्देश्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा राजनीति का अध्ययन सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित उपागमों में से किस एक उपागम को 2 मुख्य मांगे प्रासंगिकता पर कार्रवाई? तो ये हो जाएगा उत्तर व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, इसका श्रेय जाता है, तो ये किसको जाता है? डेविड ईस्टन को जाता है। नेक्स्ट उत्तर व्यवहारवादी बल देता है, तो उपाय देता और कृत्य दोनों पे बल देता है। अगला है फ्रैंकफर्ट स्कूल में पूंजीवादी समाज की सांस्कृतिक आलोचना विशेषकर किस बात को लेकर की है? तो मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व पर, मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व पर। तो देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवाद दर्शन का वर्णन करता है जिसे 1930 के दशक में जर्मनी में विकसित किया गया। हर्बर्ट मार्क्यूस, एरिक फॉर्म, जुर्गन हैबरमास जैसे विचारकों ने पूंजीवादी समाज की आलोचना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व के आधार पर की। विज्ञान पूंजीवाद वर्तमान में शिक्षा, संस्कृति, उदार प्रणाली के आधार पर स्वयं को वैध बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका प्रभाव आर्थिक नहीं वैज्ञानिक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि मैं भी आपके लिए रोज़ ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। तो प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिए, हाइक कीजिए, और ऑब्वियसली चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे।
क्या है, इनमें से किसने कहा राजनीतिक समाज में मूल्यों का अधिकाधिक आवंटन। ये कई इंपॉर्टेंट है, हर बार बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये है आपका, इस बार भी आया था डेविड ईस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है। तो ये हो जाएगा आपका, व्यक्तिक लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। तो क्या है, 1 मिनट देखिए, निम्नलिखित में कौन समाज कल्याण की संरचना है। तो व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, आगे है, एक संतुष्ट शुगर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है। तो ये जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, मिल इसमें गुणात्मक भेद करते हैं। एक संतुष्ट शुगर से असंतुष्ट शुक्रार का जीवन अच्छा। इस प्रकार मिल तत्कालीन परिणामों के साथ साथ उसमें दीर्घकालीन गुणात्मक महत्व पर ध्यान देते हैं। किसने कहा एक संतुष्ट शुगर की अपेक्षा असंतुष्ट। ठीक है, तो जे.एस. मिल, ये भी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। आगे, कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। तो देखिए, बेंथम नहीं हो जाएंगे, उपयोगितावादी विचारक है। अगर आपको नहीं भी बाकी पता, इनका तो पता होगा बेंथम का, तो कर सकते थे। बाकी आपको पता चल गया, आदर्शवादी में हीगल हो जाएंगे, ग्रीन, बोसांके तो पता ही होगा। देखिए क्या है, कांट हो गए, ये जर्मन के थे, हीगल, डी.एच. ग्रीन, बोसांके आदि आदर्शवादी हैं। आगे है, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। तो मैकियावेली का कोटेशन है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हमने व्यक्तिवाद कर दिया। उदारवाद के भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अगर एक क्लास में हो पाया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगी कि यहीं तक रहने दूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उदारवाद के भी। उदारवाद निश्चित दर्शन बना, कब बना निश्चित दर्शन। तो 19वीं सदी में निश्चित दर्शन, ठीक, आय की बात है। निश्चित दर्शन कब बना, तो आपको 19वीं सदी में। ये क्वेश्चन इजी होता है, बट कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा इस तरीके क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम क्या उत्तर दे रहे हैं हमें पता होते हुए भी गलत कर देते हैं। निश्चित दर्शन बना, ये यूपीजीआईसी में पूछा गया 2009 में। तो 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय जे.एस. मिल और किसको जाता है, एडम स्मिथ को जाता है, हर्बर्ट स्पेंसर को जैसे विचारकों को जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की प्रकृति कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी संरचना में पाया जाता है। तो ये जॉन लॉक की संरचना में पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में उदारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो उदारवाद का जनक सबको पता है, जॉन लॉक को माना जाता है। इंग्लिश उदारवाद की समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे, तो ये थे आपके सारे थे, ग्रीन, ब्रैंडले और बोसांके, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इंग्लिश उदारवाद के समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक सही वक्तव्य है। ठीक है, देखिए, एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। आगे है, नेक्स्ट है आपका, एक समाजवादी राज्य उदारवादी राज्य हो सकता है। एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उदारवादी राज्य में तो नहीं होगा ना, तो इसका क्या पूछा जा रहा है जरा देख लेते हैं क्या सही है। तो एक पूंजीवादी राज्य भी एक उदार कल्याणकारी राज्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये यूपीजीआईसी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो नॉजिक थे। नेक्स्ट है, मैच करना आपको, परंपरागत उदारवाद, उदारवादी आदर्शवाद, हीगलवादी आदर्शवाद, मार्क्सवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए में 3 आवश्यक बुराई अभी हम पढ़े थे, और उदारवादी आदर्शवाद है, आवश्यक भलाई है। फिर हीगल नैतिक, और मार्क्स तो उत्पीड़न का संस्था राज्य को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है। नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है,
तो ये है वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका राजनीति क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया, तो ये है विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है, तो नव उदारवाद से संबंधित सब है, हेयग भी है, मिल्टन फ्रीडमैन भी है और नॉजिक भी है, तो उपयुक्त सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा हुआ है, तो नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन थे, तो एडम स्मिथ थे महान समर्थक। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया किसने कहा राज्य को आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ये बोले थे एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, तो फ्रेडरिक लिस्ट नहीं है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की है, तो उदारवादी ने किया है। उदारवाद के जनक कौन माने जाते हैं, जॉन लॉक, जिसने संपत्ति जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति को मानते हैं। लॉक का आपको पढ़ना भी है विचारक में। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक है, तो जॉन लॉक है। नेक्स्ट है ग्रीन की संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं, तो उदारवाद का। नेक्स्ट है एक मिनट सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, कारण है वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक, तो ये हो जाएंगे कार्ल पॉपर। देखिए कार्ल पॉपर है क्या है, सामाजिक अभियांत्रिक के सिद्धांत के कार्ल पॉपर है। कार्ल पॉपर राजनीतिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाने जाते। अपनी कृति द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी के अंतर्गत पॉपर ने विशेष रूप से 3 विचारकों की मान्यताओं पर प्रहार किया, मतलब 3 विचारकों की आलोचना की, तो प्लेटो, हीगल और मार्क्स। ठीक है, और पॉपर ने पद्धति में वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। आगे निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है, तो अधिकार की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये इसकी मूल मान्यता नहीं है। राज्य एक मानव निर्मित है, ये है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है, तो व्यक्ति अधिकारों की प्राप्ति राज्य से ही संभव है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है और इसमें देख लीजिए अधिकारों की प्राप्ति राज्य से संभव है, यह मान्यता आदर्शवादियों का है। उसमें से कौन हो जाएंगे, कांट हो जाएंगे, हीगल हो जाएंगे, फिक्टी हो जाएंगे। और आदर्शवादी राज्य को साध्य मानेंगे और व्यक्ति को साधन मानेंगे, ब्रेंडले और बोसांके। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है एक मिनट। हाँ, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है, इनमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है, तो मैकवर्ग का है। क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है, मतलब उदारवाद में 2 तत्व है, एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद है, तो ये कौन मैकवर्ग बोले हैं, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है, तो ये है उदारवाद के विकास के लिए। आगे है निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है, तो ये बुर्जुआ राज्य का नहीं है। नेक्स्ट है 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कौन सिद्धांत राज्य की रात्रि प्रहरी की भूमिका का ही समर्थन करता है, तो ये उदारवादी हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारवाद का मौलिक सिद्धांत, तो व्यक्तिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो यह उदारवाद में है। उदारवाद का मूल तत्व है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे विशेष जोर देते हैं। निम्न में कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो ये समाज का सामाजिक ढांचा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? तो उदारवादी सिद्धांत उपयोगितावाद, व्यावसायिक समूहवाद और क्या है ऑप्शन श्रेणी समाजवाद और फांसीवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाओ, इसका राइट आंसर है आपका उदारवादी उपयोगितावाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ आगे सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है, कारण वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या है। आगे है, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है तो किससे? लोकतांत्रिक समाजवाद के। लोकतांत्रिक समाजवाद के व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है तो उदारवाद में होती है। नेक्स्ट है, उदारवाद किसका हित चाहता है? तो ये धनवानों का चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो उदारवाद मिश्रण और लोकतंत्र और व्यक्ति का है। किसका मिश्रण? लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का है। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का करा दूंगी। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।